हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनसबदार व्यवस्था मुगल काल की। ये मनसबदार व्यवस्था क्या थी और दोस्तों ये मनसबदार व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी, कितने प्रकार की थी, कितनी श्रेणियों की थी, क्या उद्देश्य थे, किसके अधीन काम करते थे। तो दोस्तों आज हम मनसबदार व्यवस्था के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, हम बात करें दोस्तों अकबर की बात करें हम। अकबर 1556 से 1605। दोस्तों अकबर से पहले हम बाबर और हुमायूं की बात करें तो उस समय दोस्तों ये मनसबदार व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। ये मनसबदार व्यवस्था जो भारत में जो लागू की थी वह अकबर ने की थी। क्यों की थी, इसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है। तो दोस्तों समझना, सबसे पहले दोस्तों हम अकबर की बात करते हैं। तो दोस्तों अकबर ने 1574 ईस्वी में घोड़े दाग प्रथा चलाई। दाग प्रथा या दाग और हुलिया, ठीक है ना। इसमें क्या था दोस्तों, दाग और हुलिया, ठीक है ना। इसमें घोड़े को दागा जाता था। क्या किया जाता था, घोड़े को दागा जाता था। अर्थात दोस्तों क्या था, पहले बहुत से जो सैनिक थे वे सैनिक कोई घोड़ा जब लेके आते थे निरीक्षण कराने के लिए, एक अच्छा घोड़ा लेके आते थे, लेकिन बाद में क्या करते थे, अपने पास एक दुबला पतला घोड़ा रखते थे। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जैसे ही घोड़ा आया उसके पुट्ठे पर, ठीक है ना, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर दोस्तों एक रोड गर्म करके जो एक निशान होता था, चिन्ह होता था शासक का और मनसबदार का, तो दोस्तों उस चिन्ह को लगा देते थे, ठीक है ना। ये दोस्तों 1574 में लागू की थी, ठीक है। अब दोस्तों हम मनसबदार की बात करें, ये वो दोस्तों दशमलव पद्धति पर है। दशमलव पद्धति पर है, ठीक है ना, दशमलव पद्धति पर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका जो विचार आया था वे दोस्तों अब्बा सईद का विचार आया था। किसका विचार आया था, अब्बा सईद का विचार आया था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये मनसबदार जो व्यवस्था है इसे चंगेज खान ने लागू किया था। किसने किया था, चंगेज खान ने। ये दोस्तों चंगेज खान एक मंगोल नेता, कौन, मंगोल नेता। अगर हम बात करें दोस्तों, विचार आया था केवल अब्बा सईद, लेकिन दोस्तों जो इसे लागू किया था, जो इतिहास में जो माना जाता है, जो कठोर सत्य माना जाता है, वे दोस्तों चंगेज खान ने इस मनसबदार व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर भारत में बात कर रहे हैं हम दोस्तों अपने राज्य अभिषेक के 19वें वर्ष अर्थात दोस्तों 1575 में लागू किया। अर्थात दोस्तों अकबर ने मनसबदार व्यवस्था को कब लागू किया था दोस्तों, अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 19वें वर्ष में दोस्तों 1575 में मनसबदार व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है ना। यहां तक बात आ गई। और घोड़े दागने वाली जो प्रथा है दोस्तों, ये दोस्तों जो लागू की थी, ये की थी 1574 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। एक घोड़े पर सबसे पहले शासक का चिन्ह होता था, उसके बाद जिसके अधीन है, जिस सूबेदार के अधीन है उसका चिन्ह होता था, ठीक है ना। शासक और सूबेदार का, और बाद में दोस्तों क्या बन जाते हैं, मनसबदार का भी जो होता था, ठीक है ना, मनसबदार। दो चिन्ह होते थे घोड़े पर, शासक का होता था और एक मनसबदार या सूबेदार का होता था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां तक तो हो गई एक जानकारी, ठीक है ना। मनसबदार व्यवस्था 1575 ईस्वी में लागू की थी अकबर ने, ठीक है ना। घोड़े दागने की जो प्रथा है वो 1574 में की थी। अगर हम घोड़े दागने की प्रथा पर थोड़ा अतीत में और जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं
दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने भी दाग और हुलिया प्रथा अपनाई थी। घोड़े को दागना और जो सैनिक होता है सैनिक का हुलिया बनाना, ये दोस्तों किसने भी लागू की थी दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू की थी और बाद में दोस्तों अकबर ने भी इसे लागू किया, ठीक है ना। अकबर ने दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 40वें वर्ष मनसबदार को जात और सवार में बांट दिया। जात और सवार द्विवेद में बांट दिया, द्विवेद शासन में बांट दिया, ठीक है ना। किस में बांट दिया? जात और सवार में। अब समझना दोस्तों, ये जात और सवार में जो बांटता है वो 1595 ईस्वी में विभाजित करता है। प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है, अकबर ने मनसबदार व्यवस्था को जात और सवार में कब विभाजित किया? तो दोस्तों वो किया था अपने राज्याभिषेक के 40वें वर्ष में, अर्थात 1595 ईस्वी में लागू किया था जात और सवार, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, ये जात और सवार क्या है, ठीक है ना। ये जात और जो सवार क्या है, इनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। जात और सवार, ठीक है ना। सबसे पहले तो दोस्तों आप थोड़ा सा यहां पर देख लें, दाग प्रथा अकबर ने 1574, मनसबदार व्यवस्था 1575, अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में, ठीक है ना। ये दोस्तों इसके बारे में विचार अब्बास सईद का आया था, लेकिन दोस्तों चंगेज खान ने इसे लागू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है चंगेज खान। और ये मनसबदार व्यवस्था 10 मलव पद्धति पर आधारित है, ठीक है ना। और भारत में इसे जो लागू किया था वो अकबर ने किया था। अब हमें समझना है ये जात और सवार क्या है, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जात और सवार क्या है उसके बारे में हमें समझना है। जात और सवार, समझना दोस्तों, जात और सवार, मनसबदार, जात और सवार। समझना दोस्तों दो भाग हैं। जात ये दोस्तों पद का सूचक है, पद का सूचक। सवार दोस्तों घोड़े, ठीक है, अश्व, सेना, ये अश्व सेना का प्रतीक है। समझना, जात किसका सूचक है? पद का सूचक है। सवार घोड़े का सूचक है, ठीक है ना। यहां तक हो गई। अब दोस्तों हम बात करें मनसबदार के, हम प्रकारों की बात करें, प्रकार की बात करें। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रकार, ठीक है ना। प्रकार ये दोस्तों 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 3, ठीक है ना। नंबर पहला होता है दोस्तों मनसबदार। नंबर पहला कौन होता है? मनसबदार, ठीक है ना। एक होता है अमीर, नंबर दूसरा कौन होता है? अमीर। एक होता है नंबर तीसरा अमीर उल उमरा। इसे समझना, 3 प्रकार के होते हैं मनसबदार। नंबर 1 होता है मनसबदार होता है, इसमें दोस्तों 10 से 500 तक का होता है। ये मनसबदार कितने तक का होता है? 10 से 500 तक का होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों 500 से 2500 तक का होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो अमीर उल उमरा में गिनती आता है 2500 से अधिक वाले आते हैं, अधिक वाले, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें, जो अधिक वाले हैं यहां पर बात करें, तो सबसे अधिक जो थे वे दोस्तों 10,000 के थे। लेकिन फिर बाद में दोस्तों धीरे धीरे इनकी श्रेणी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दारा सिकों की बात करें तो मुगल शहजादों में सबसे ज्यादा जो मनसब था वो दारा सिकों का था, जिसे 60,000 जात और दोस्तों 40,000 सवार का था। फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी इसके 3 प्रकार। कितने प्रकार के मनसबदार होते थे? 3, ठीक है ना। मनसबदार जो 10 से 500 तक होता था, अमीर 500 से 2500 तक होता था, अमीर उल उमरा की
जो श्रेणी में जो आते थे वो 2500 से ऊपर वाले होते थे, उच्च वाले, ठीक है ना। इसमें भी दोस्तों अब इसकी 3 श्रेणियां हैं, ठीक है ना, श्रेणी। अब दोस्तों इसकी श्रेणी कितनी है, 3 श्रेणी है, ठीक है ना। कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणी है, ठीक है ना, ये है 3 श्रेणी। अब दोस्तों समझना, नंबर पहली श्रेणी जात और सवार। अगर दोस्तों किसी को 2500 जात और 2500 सवार का बनाया है, तो दोस्तों वो कौन सी में आ गया दोस्तों, ये आता है प्रथम श्रेणी में। किस में आता है, प्रथम श्रेणी में। जितनी जात उतनी ही सवार, तो प्रथम श्रेणी। दोस्तों अगर किसी को 2500 का बनाया है, जात कितना है 2.5, ठीक है ना, और दोस्तों वो सवार कितना है, अगर उसके पास सवार 2000 है, आधे से ज्यादा है, तो दोस्तों ये जो श्रेणी है ये होती है द्वितीय श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी होती है, द्वितीय श्रेणी। अगर दोस्तों जात और सवार, अगर दोस्तों किसी को 2500 का बनाते हैं, जात 2500 है, पद 2500 का है, और केवल सवार वो आधों से भी कम 1000 रखता है, तो दोस्तों तृतीय श्रेणी का कहलाता है ये मनसब। कौन सी श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के मनसबदार, 3 प्रकार की इसकी श्रेणी है। अगर 2500 जात है और सवार भी 2500 है, प्रथम श्रेणी। अगर दोस्तों जो जात 2500 है और दोस्तों सवार 2000 रख रहा है, आधे से अधिक रख रहा है, द्वितीय श्रेणी। और दोस्तों जात जो पद है 2500 का है और सवार अगर आधे से भी कम 1000 का है, वो तृतीय श्रेणी के मनसबदार कहलाते हैं। इनकी श्रेणी भी 3 है, प्रकार 3 है, ठीक है ना। समझना, जो प्रकार मनसबदार 10 से 500 तक, और से दोस्तों अकबर के शासनकाल में 10 से 10,000 तक के मनसबदार थे। कितने थे, 10 से 10,000 तक के थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे फिर मनसबदार बढ़ते जाते हैं। और अगर हम बात करें 5000 का मनसबदार जो था, 5000 से अधिक वाले जो थे वे शहजादों के पास थे। लेकिन दोस्तों योग्यता के अनुसार बाद में दोस्तों हम बात करें, मान सिंह को भी 7000 का मनसब प्राप्त था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हैं श्रेणी है, जात ये पद का सूचक है, सवार ये घोड़े या अश्व का सूचक है। तो इस तरीके से दोस्तों मनसबदार के 3 प्रकार हैं और दोस्तों 3 इसकी श्रेणी है, ठीक है ना। इससे आपकी समझ में जो है वो अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि किस तरीके से इन्हें बांटा गया है, श्रेणियों में किस तरीके से बांटा गया है, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये है इनके प्रकार और श्रेणियां, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब मनसबदारों की हम बात करें, इन्हें वेतन कैसे मिलता था, वेतन की हम बात करें, भाई वेतन कैसे मिलता था, किस प्रकार में वेतन मिलता था, कौन देते थे, किसके अधीन काम करते थे, ठीक है ना। और फिर जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये दोस्तों मीर बख्शी के अधीन होते थे। अधीन किसके अधीन होते थे दोस्तों, मनसबदार मीर बख्शी के। मनसबदार किसके अधीन होते थे दोस्तों, ये मीर बख्शी के अधीन होते थे। अगली बात दोस्तों, ठीक है ना, जो वेतन मिलता था, वेतन जागीर के रूप में मिलता था, जागीर के रूप में भी मिलता था। और इन्हें वेतन दोस्तों नगद वेतन भी मिलता था, नगद वेतन भी मिलता था। वेतन जागीर के रूप में भी मिलता था और दोस्तों नगद वेतन भी मिलता था, ठीक है ना। आगे हम बात करें दोस्तों जो जागीरदार होते थे,
जागीरदार होते थे वह मनसबदार होते थे। जागीरदार, जिनके पास जागीर होती थी वो मनसबदार होते थे, लेकिन जागीरदार मनसबदार, लेकिन मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे, जागीरदार नहीं होते थे। ये बात आप समझ लेना दोस्तों, समझना इनमें दोनों में बहुत अंतर है। जो जागीरदार होते थे वो मनसबदार की श्रेणी में आते थे, ठीक है ना, लेकिन जो मनसबदार होते थे ये जरूरी नहीं कि वो सभी जागीरदार में आते हो, ठीक है ना। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजपूत शासक, राजपूत ये वतन जागीरदार थे, वतन जागीरदार थे। क्या थे दोस्तों? वतन जागीरदार। अगर हम राजपूत शासकों की बात करें तो ये वतन जागीरदार थे, अर्थात जो अपनी जमीन थी उसी के ये जागीरदार थे। किसी दूसरे की जमीन पर, किसी दूसरे के राज्य पर ये जागीरदार नहीं थे। ये बात आप याद रखना। और ये प्रश्न वतन जागीरदार से संबंधित कौन है? तो राजपूत शासक के काफी बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्हें वेतन कैसे, वेतन दोस्तों जात के अनुसार मिलता था, जात के अनुसार मिलता था। समझ में आया दोस्तों? वेतन जो मिलता था वो जात के अनुसार मिलता था, ना कि सवार के अनुसार। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेतन किस अनुसार मिलता था दोस्तों? जात के अनुसार इन्हें वेतन मिलता था, ठीक है ना। जितनी जात है, अगर 10,000 जात का है, ठीक है ना, जात एक पद का सूचक है, उस अनुसार इन्हें वेतन मिलता था, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों अकबर के समय, ठीक है ना, मनसबदार व्यवस्था, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करें दोस्तों, ये मनसबदार व्यवस्था आनुवांशिक नहीं होती थी। इसको प्रश्न को आप समझना, ठीक है ना। आनुवांशिक नहीं होती थी। अगर दोस्तों किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ दोस्तों वो पद भी समाप्त हो जाता है और वो जागीर भी समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है दोस्तों? वो जागीर भी समाप्त हो जाती है। जब तक जागीर है, जब तक मनसबदार है। ऐसा नहीं है कि उसके पुत्र को वो जागीर दे दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और ये हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों योग्यता के आधार पर थी। किसकी आधार पर थी? योग्यता के आधार पर थी। मनसबदार जो व्यवस्था थी ये दोस्तों किसके आधार पर थी? योग्यता के आधार पर थी। जैसे जिसकी योग्यता थी उस अनुसार दोस्तों ये मनसबदार व्यवस्था थी। अगर हम मान सिंह की बात करें, सबसे ज्यादा दोस्तों अकबर के शासनकाल में राजपूतों में मान सिंह थे, जिन्हें 7,000 का मनसबदार प्राप्त था। कितने का मनसबदार प्राप्त था दोस्तों? 7,000 का मनसबदार प्राप्त था मान सिंह को, ठीक है। और अब्दुल अजीज कोके को भी मनसबदार प्राप्त था, अच्छा प्राप्त था, 7,000 के लगभग था, ठीक है ना। तो दोस्तों मान सिंह को 7,000 का मनसबदार प्राप्त था अकबर के शासनकाल में। तो दोस्तों ये है अकबर के शासनकाल तक की मनसबदार व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मनसबदार व्यवस्था में और भी परिवर्तन होता है, उसके बारे में समझते हैं। जहांगीर, शासनकाल दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है ना। इसने दोस्तों क्या किया, इसने क्या किया जहांगीर ने, ठीक है ना, दिवे और सिंह अश्पा और दो अश्पा और सिंह अश्पा व्यवस्था लागू की। सिंह अश्पा, दो अश्पा में क्या था? दो अश्पा, इसमें क्या था दोस्तों? जात और सवार, जो आपको मैंने बताया, ठीक है ना। इसमें दोस्तों दो अश्पा में क्या था दोस्तों? बिना पद बढ़ाए अगर किसी को 5,000 सवार का मनसबदार है, 5,000 सवार है, 5,000 जात है, तो दोस्तों दुअस्पा में क्या है दोस्तों? वो दुगना सैनिक बढ़ा सकता है, अर्थात कितने कर सकता है?
10,000 सैनिक, 2 अस्पा, बिना पद बढ़ाए दुगना सैनिक कर सकता है, ठीक है। सी अस्पा में क्या है दोस्तों, 5,000 का है तो वो सीधा कितना कर सकता है, 15,000 सैनिक बढ़ा सकता है सी अस्पा में। ये व्यवस्था जो लागू की थी दोस्तों, ये जहांगीर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जहांगीर ने की थी। और एग्जाम में काफी आया हुआ है, 2 अस्पा और सी अस्पा। 2 अस्पा में दुगने सैनिक बढ़ाए जा सकते हैं, सी अस्पा में 3 गुना सैनिक बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे 5,000 जात का, 5,000 सवार का है तो ये सवार पर फोकस करता है, याद रखना। तो 5,000 की जगह दुगने कितने हो जाएंगे, 10,000, और 5,000 की जगह 3 गुने कितने हो जाएंगे, 15,000। ऐसे सैनिक बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जहांगीर के समय जो मराठे थे, मराठे मनसबदार में शामिल हो जाते हैं। किस में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, मनसबदार व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, और ये अमीर वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। अमीर वर्ग में भी आ जाते हैं मराठे। अब आप समझना, मराठों को सबसे पहले मनसबदार व्यवस्था में या अमीर वर्ग में जो शामिल किया था वे जहांगीर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जहांगीर ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जहांगीर के ये 2 अस्पा, सिंह अस्पा जहांगीर के समय का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें शाहजहां के शासनकाल की बात करें, ठीक है ना। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी, ठीक है ना। दोस्तों शाहजहां के समय दारा सिको जात सवार, दारा सिको दोस्तों 60,000 जात और 40,000 दोस्तों सवार के मनसबदार थे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मुगल काल में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों शाहजहां ने 1/3 और 1/4 और 1/5 व्यवस्था भी लागू की थी। इसको भी आप समझना, ठीक है ना। इसमें क्या की थी दोस्तों, अगर जो सैनिक है, अगर जैसे सैनिक है, अगर सैनिक को हम बात करें जात 5,000, एग्जाम्पल समझना, तो 1/3 में क्या किया था शाहजहां ने, तो दोस्तों वो सवार 1/3 सैनिक रख सकता है, अर्थात वो जो सैनिक रख सकता है वे दोस्तों 1700 के लगभग रख सकता है। कितना रख सकता है, 1700, अर्थात 5,000 का 1/3 1700। अगर दोस्तों अपने प्रांत में रहता है तो अपने प्रांत में कितना रख सकता है, 1/3, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरे प्रांत में रहता है तो कितना रख सकता है, 1/4। कितने रख सकता है, 1/4, जिसका अर्थ होता है दोस्तों वो 1250 सैनिक रख सकता है। अगर दोस्तों बदख्शा रहता है दोस्तों 1/5 अर्थात 1,000 सैनिक रख सकता है अपने सवार पद के। कम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और दोस्तों इस शाहजहां के समय दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, शाहजहां के समय दोस्तों जो होता है, एक होता है जमा होता है दोस्तों, ठीक है ना, एक होता है हासिल होता है, ठीक है ना। हासिल, जमा निश्चित, अनुमान, हासिल प्राप्त। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर किसी जागीर से अनुमान लगाया गया था कि वहां से 1 लाख रुपए, कितने 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे, कितने प्राप्त होंगे, 1 लाख रुपए, लेकिन वहां से दोस्तों प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं, 50,000 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 50,000। तो दोस्तों ये शाहजहां के समय सबसे ज्यादा ये व्यवस्था चल गई थी, अनुमान कुछ ज्यादा था और प्राप्त कुछ कम हो रहा है। तो यहां से दोस्तों जागीर संकट प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, जागीर संकट यहां से दोस्तों चालू हो जाता है। अनुमान से कम रुपए प्राप्त होते थे, ठीक है, अनुमान से कम रुपए प्राप्त होते थे। यह व्यवस्था चलती है दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में चलते हैं। औरंगजेब ने भी मनसबदार व्यवस्था में कुछ सुधार किए थे।
औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707। समझना दोस्तों, हम दोस्तों अकबर के शासनकाल की बात करें, अकबर, उसके बाद दोस्तों जहांगीर और शाहजहां, दोनों एक ही जगह लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब। ये दोस्तों काफी अपवाद है। औरंगजेब के, अकबर के समय 16% हिंदू थे, मनसबदार थे, ठीक है ना। शाहजहां और जहांगीर के समय 24% हो जाते हैं। कितने? 24% हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब के समय 33% हिंदू थे। कितने थे दोस्तों? 33% हिंदू थे जो वो औरंगजेब के समय थे। सबसे ज्यादा जो हिंदू थे वह औरंगजेब के, शाहजहां के समय 24 थे, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा थे जो दोस्तों 33% जो हिंदू थे वो किसके में थे दोस्तों? औरंगजेब के में थे। और औरंगजेब के शासनकाल में जो मराठे थे उन्हें दोस्तों मनसबदार के पद पर बहुत ज्यादा पहुंचाया गया था। और औरंगजेब के समय ही दोस्तों मनसबदारों को देने के लिए जागीर कम पड़ गई, जागीर कम पड़ गई। इसलिए दोस्तों जागीर जो संकट होता है वो औरंगजेब के समय होता है। जागीर जो संकट होता है वो भी औरंगजेब के शासनकाल में होता है, ठीक है ना दोस्तों। समझना, अकबर 16% हिंदू थे, ठीक है ना। जहांगीर के समय 18-20% थे, शाहजहां के समय 24 थे, और औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा 33% हिंदू मनसबदार थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने एक पद और भी बनाया था जिसका नाम था मशरूत। क्या नाम था? मशरूत, ठीक है ना, मशरूत। इसमें क्या था दोस्तों? ये जो मशरूत पद था इसमें क्या था? बिना जात सवार बढ़ाए सैनिक बढ़ाना। अर्थात दोस्तों इसमें क्या होता है? मशरूत में जात और सवार का पद नहीं बढ़ाया जाता है, जितना होता है उतना होता है। लेकिन दोस्तों मशरूत में क्या होता है दोस्तों? अगर किसी को कोतवाल की किसी मनसबदार को कोतवाल की या किसी नगर की जिम्मेवारी दी जाती है, किसी मनसबदार को कोतवाल की या नगर की जिम्मेवारी दी जाती है, तो दोस्तों मशरूत के तहत उसके सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया जाता है, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम मनसबदार व्यवस्था की बात करें, यहां तक औरंगजेब तक हो चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो ये मनसबदार व्यवस्था है कितने श्रेणियों में ये बटे हुए थे, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। समझना, हम बात करें अकबर के शासनकाल में ये 66 श्रेणी थी। कितनी श्रेणियां थी? 66 श्रेणियां थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब्बुल फजल, समझना इस प्रश्न को समझना, अब्बुल फजल के अनुसार दोस्तों 33 श्रेणियां थी। अब्बुल फजल के अनुसार कितनी श्रेणियां थी? 33 श्रेणियां थी। अब्बुल फजल के अनुसार 33 श्रेणियों में बटा हुआ था आईन अकबरी के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन और से बताते हैं 66 में, लेकिन जो हमें कठोर है वो 33 श्रेणियों में बटे हुए थे मनसबदार व्यवस्था। तो दोस्तों ये थी मनसबदार व्यवस्था जो जात और सवार में विभाजित थी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।